हाँ हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री सत्यनारायण क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और हम रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो आज से आप लोगों की रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो फटाफट से हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं यूपी टेट का 2019 का पेपर, जो हम पूरा पेपर सॉल्व करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, यानी कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड से, जो हमारा पहला आज का टॉपिक होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं 2019 का पेपर है, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यह एग्ज़ाम जो है 8 जनवरी 2020 को कराया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधक नहीं होता है। तो पहला हो जाएगा सूझ, दूसरा हो जाएगा भगन्यास, तीसरा हो जाएगा चिंता और चौथा हो जाएगा नकारात्मक मानसिक वृत्ति। मतलब कि समस्या समाधान, यानी कि हम किसी चीज़ की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें बाधक क्या नहीं होगा। तो उसका हमारा पहला आंसर जो हो जाएगा वो पहला वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि इंसाइट, यानी पहला वाला, यानी कि सूझ जो हो जाता है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग होता है। तो संवेग जो होता है वह उद्दीपक होता है, आमोद होता है, स्मृति होता है या फिर ध्यान होता है। बताइए आप लोग, इसमें से संवेग कौन सा होगा। तो संवेग जो हो जाएगा वह आमोद होता है और मैकडूगल साहब ने जो है वह 14 प्रकार के संवेगों के मतलब कि 14 प्रकार का नियम बताया है। पहला हो जाएगा भय, दूसरा हो जाएगा क्रोध, तीसरा हो जाएगा घृणा, चौथा हो जाएगा वात्सल्य, इसके बाद करुणा, फिर कामुकता, फिर आश्चर्य, फिर आत्महीनता, फिर आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव, आमोद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला, यानी कि 2 का सी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित होता है। हावर्ट होते हैं, लिपर्ट होते हैं, फ्लेंडर होते हैं या फिर मैरिसन होते हैं। बताइए FIACS जो होता है, FIACS जो होता है मूल रूप से किससे संबंधित होता है। तो यह आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वह तीसरा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि फ्लेंडर वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी 3 का सी नंबर राइट आंसर होगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। कौन सा कौशल सही नहीं है। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, ये पॉजिटिव है, ये होगा। प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, यह भी पॉजिटिव है, यह भी होगा। हाँ अथवा ना में प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, ये नेगेटिव है, यही नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला पूछा गया है और जहाँ पर नहीं होता है अर्थात नेगेटिव वही वाला होता है, इसलिए आप लोगों का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ये वाला पॉजिटिव है तो नहीं होगा, ये वाला भी पॉजिटिव है नहीं होगा, ये वाला भी पॉजिटिव है नहीं होगा, यानी कि चौथे का सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। साक्षात्कार, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण या फिर निर्धारण मापनी या अवलोकन। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी होती है। प्रासंगिक, अंतर्बोध होगा या फिर साक्षात्कार होगा। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह पाँचवें का बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यानी कि बी वाला, 5 का बी आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको आयोजन कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, प्रबोधन कहते हैं या फिर उद्भवन कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर जो छठे का हो जाएगा वो आप लोगों का डी वाला हो जाएगा, यानी कि डी वाला आंसर बिल्कुल सही उद्भवन ही होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अर्थ विज्ञान, रूप विज्ञान, ध्वनिग्राम या फिर वाक्य विन्यास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला 7वें नंबर का सी वाला, यानी कि फोनेम जो होता है, यानी कि ध्वनिग्राम, सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो गया, यानी कि सी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा, ध्वनिग्राम जो होता है।
वह आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर 7 का सी। यह बोली जाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। इसे स्वर्णिम कहा जाता है। ध्वनियों का अर्थ नहीं होता है परंतु वे अर्थ भेदक होते हैं, जैसे का, पा, ना, चा जैसे वर्णमाला के अक्षर होते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसमें कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी कि आप सारी चिंतन के तौर पर होगा, तो यह विभिन्न तरीकों से किया जाएगा, यानी कि डी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो 8वें नंबर का डी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण है, मूल्यांकन है, शिक्षण है, वास्तविक परीक्षण है, या फिर अन्य श्रेणी शिक्षण है, या फिर प्रभावशाली प्रशिक्षण हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण किसको कहते हैं? माइक्रो टीचिंग इज। तो सूक्ष्म शिक्षण जो हो जाएगा सी वाला आंसर, यानी कि स्केलेटेड डाउन टीचिंग, यानी कि अवश्रेणीयन शिक्षण को सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। तो 9वें का सी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का, तो हल ने सबसे मैचिंग करना है इस क्वेश्चन में। पहला है हल, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा है फ्रायड, चौथा है मैस्लो। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो हल वाले का आंसर कौन सा हो जाएगा? हल जो हुआ था प्रणोद अवलोकन सिद्धांत, यानी कि पहले का चौथा हो जाएगा। तो ये वाला पहला वाला कट गया। अब चलते हैं मैकडूगल। मैकडूगल कौन सा था? मैकडूगल तो मूल प्रवृत्ति ही था, तो मैचिंग में ही है बी वाला। अब सी वाला फ्रायड। फ्रायड किसके थे? फ्रायड जो था मनोविश्लेषण सिद्धांत का था, यानी कि ये दोनों ही कट गए। अब बचा क्या? बी वाला आंसर, और डी वाला जो है उसमें हो जाएगा पहला, यानी मैस्लो जो है आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित हैं। तो बी वाले, यानी कि 4, 2, 3 और 1, 10 का आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। तो जो नहीं पूछा गया है वह अभिक्रमित अनुदेशन पूछा गया है, यानी कि प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडिंग द प्रोग्रामेड लर्निंग, यानी कि पहला वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभ्यास का सिद्धांत 11वें का ए वाला आंसर राइट हो। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा 12वें नंबर का, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो पहला है ऑप्शन क्रिया प्रसूत व्यवहार, दूसरा है अंतर्नोद, तीसरा है अभिप्रेरक और चौथा है उद्दीपक। तो थॉर्नडाइक में क्या नहीं होता है? तो थॉर्नडाइक में जो है वह ऑपरेंट बिहेवियर, यानी कि क्रिया प्रसूत जो होता है यह नहीं होता है, यह स्किनर साहब का होता है। और अंतर्नोद जो होता है अभिप्रेरक, यानी कि मोटिव जो होता है, स्टिमुलेट जो होता है, ये सभी के सभी किसके हैं? थॉर्नडाइक साहब के होते हैं। और जबकि ऑपरेट बिहेवियर जो होता है वह स्किनर साहब का होता है। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वह पहला वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्रिया प्रसूत किसका है? स्किनर का। क्रिया प्रसूत स्किनर का। तो 12 का आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम स्पानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो प्रत्यय अधिगम को, शाब्दिक अधिगम को, संकेत अधिगम को, या फिर श्रृंखला अधिगम को। तो
तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेने ने यहाँ पर क्वेश्चन में ही किसको पूछा गया है, तो गेने को पूछा। गेने ने अपनी अधिगम में सोपानिक में सर्वाधिक निम्न स्थान पर किसको रखा है, तो यह संकेत को यानी कि सिग्नल लर्निंग को रखा है इसने, सिग्नल लर्निंग को। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला, 13 का सी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और इसका चलिए देख लेते हैं, इसका नेचर में जो है पहले नंबर पर जो होता है संकेत यानी कि सिग्नल होता है, दूसरे पर एसआर होता है, तीसरे पर चैन होता है, चौथे पर वर्बल होता है, और पांचवे पर मल्टीपल होता है, छठवें पर कॉन्सेप्ट होता है, और सिद्धांत वाला सातवें पर हो जाता है यानी कि प्रिंसिपल सातवें पर हो जाएगा, और आठवें पर प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो इनके जो होते हैं गेने साहब के ये 8 प्रकार के सिद्धांत इन्होंने अधिगम के दिए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव का उदाहरण क्या होता है। मतलब कि शिक्षण में आवाज़ में उतार चढ़ाव का उदाहरण, तो उद्दीपक परिवर्तन कौशल हो जाएगा, या फिर प्रस्तावना कौशल हो जाएगा, या फिर पुनर्बलन कौशल हो जाएगा, या फिर समापन हो जाएगा। तो ना ही इसका आंसर ये होगा ना ये होगा। अब बताइए आप लोग कौन सा होगा, प्रस्तावना कौशल होगा या फिर उद्दीपक कौशल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आवाज़ में उतार एवं चढ़ाव जो होता है वह स्किल स्टिमुलेट वेरिएशन के द्वारा होता है, यानी कि उद्दीपन परावर्तन कौशल के माध्यम से होता है। तो 14 का पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 15वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, माध्यम या फिर अंतःक्रिया या प्रतिपुष्टि या फिर पुनर्बलन। इसमें के नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो 15वां नंबर में है इसमें भी नेगेटिव ही पूछा गया है, यानी कि नहीं है, संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो इसमें नहीं जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, रेनफोर्समेंट वाला यानी कि पुनर्बलन वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का डी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपर्युक्त कहा जा सकता है, वैयक्तिक अनुदेशन, त्वरण उपागम, संवर्धन उपागम या फिर उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु जो उपागम होता है उसे हम वैयक्तिक अनुदेशन कहते हैं, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हम जो है मंदित नाबालकों को कहते हैं, यानी कि जो मेंटली बालक होते हैं जिनमें बुद्धि लब्धि कम होती है। 50 से भी नीचे वाले बालकों को हम वैयक्तिक अनुदेशन के तौर पर रखते हैं, यानी कि 16 नंबर का पहला वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि असत्य वाला ही क्वेश्चन आप लोगों का राइट आंसर होगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है आप लोगों का, सीखना व्यवहार परिवर्तन का एक प्रक्रिया होता है। ये तो पॉजिटिव आंसर है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होती है। बताइए आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बताइए। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यानी कि 17 का नंबर सी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये देखिए विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन असत्य है। बाकी जितने भी कथन दिए गए हैं, सीखना व्यवहार में प्रक्रिया है, यह भी सत्य है। विकास मान और वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, यह भी सत्य है। शिक्षा का एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसको हम मूल्य कहते हैं, या फिर क्षमता कहते हैं, या फिर अभिप्रेरण कहते हैं, या फिर रुचि कहते हैं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को हम एटीट्यूड कहते हैं, यानी कि अभी क्षमता कहते हैं। तो 18 का सी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मूल्य हो गया, अभिप्रेरण हो गया और रुचि हो गया, ये सभी जो होते हैं
हमें पॉजिटिव के तौर पर मिलते हैं, लेकिन अभिक्षमता जो होती है यानी कि एप्टीट्यूड जो होता है ये नेगेटिव वर्ड के तौर पर कार्य करता है, और हम इसे योग्यता एवं विशिष्ट क्षमता के तौर पर भी देखते हैं। इसलिए आप लोगों का राइट आंसर सी वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन। ब्रूनर में प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था के किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मकता, या फिर पूर्व संक्रियात्मकता, या फिर मूर्त संक्रियात्मकता, या फिर संवेगात्मक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बी वाला आंसर ही बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा वह हो जाता है कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख करके बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं। चलिए अब बताते हैं। निम्न माने व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं? फ्रायड नहीं है, या फिर कैटल नहीं है, या फिर ऑलपॉर्ट नहीं है, या फिर आइसकैंट नहीं है। तो बताइए आप लोगों को राइट आंसर जो हो जाएगा वह फ्रायड इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि इनके व्यक्तित्व गुण से फ्रायड संबंधित नहीं होते हैं। यह किसका संबंध होता है? तो यह जो होता है ऑलपॉर्ट से संबंधित होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही नहीं? प्रवाह, विविधता, मौलिकता या सहकार्यता, या फिर प्रवाह, विविधता, मौलिकता या विस्तारण, या फिर बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, या फिर प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता एवं विस्तारण। इनमें से कौन सा सीक्वेंस बिल्कुल ही राइट है? आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए हमें कम, और अपने क्वेश्चन का आप लोगों के कितने सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमें इसका राइट आंसर आप लोगों के कितने सही हुए, और हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसका सृजनात्मकता के तत्वों का सही सीक्वेंस जो होता है वह सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? प्रवाह हो जाएगा, विविधता हो जाएगा, मौलिकता हो जाएगा और विस्तारण हो जाएगा, यानी कि बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या के वैधतापूर्ण समाधान को खोजने के लिए एक नवीन ढंग से सोचने, विचार करने एवं कार्य करने में सामर्थ्य बनाती है। उसे हम सृजनात्मकता के तत्वों से निम्नवत रखते हैं, यानी कि प्रवाह हो जाएगा, विविधता हो जाएगा, मौलिकता हो जाएगा, विस्तारण हो जाएगा। तो यही चार इनके मौज होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 4 और 5 वर्ष के, माने कि एक कक्षा में जो है 4 और 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो रही है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड के द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो बालक के द्वारा इसमें बच्चे को क्या नाम दिया गया है? तो ये देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सुपर ईगो यानी कि परा अहम हो जाएगा, नर्सिसिज्म हो जाएगा, या फिर ओडिपस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होता है वह ओडिपस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सी वाला आंसर ही बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण के नियमों में शामिल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सादृश्यता का नियम हो जाएगा, या फिर बहुप्रतिक्रिया का नियम, या फिर आंशिक क्रिया का नियम, या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जिसमें थॉर्नडाइक साहब शामिल नहीं है, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया है। और सीखने के गौण में खास तौर से तो क्रिया प्रतिक्रिया ये होता है स्किनर साहब को, यानी कि डी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर में। और 24 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर वाला है स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना जल्दी से सीख लेता हुआ है, अपने अनुभव में सहायक होना
जो होता है किस प्रकार से होता है। और जैसे कोई साइकिल होती है, कोई बच्चा साइकिल चलाता है तो वह उस पैडल मारेगा, हैंडल घुसा देगा। यही सेम प्रकार स्कूटर में भी होता है। तो स्कूटर में बस पैडल ही मारना होता है और गियर और लेटर भी लगाना होता है। तो बस लेकिन वो हैंडल साधना तो साइकिल से ही सीखता है। तो साइकिल से सीखने मतलब कि ये ग्राफ होता है। अब साइकिल कोई बच्चा चला रहा है, अब साइकिल को स्कूटर चलाएगा तो उसका ग्राफ तो ऊपर ही जाएगा, यानी कि किसकी तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर अंतरण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सी वाला ही बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 25वां नंबर, संप्रेषण संबंधी अक्षमता क्या होती है। डिस्फेसिया होती है, डिस्ग्राफिया होती है, या फिर डिसलेक्सिया होती है, या फिर डिस्कैकुलिया होती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह डिसफेसिया होती है, यानी कि ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 25 का ए होता है। डिस्फेसिया दो शब्द यानी डिस और फ्रासिया से मिलकर बना है। इसके शाब्दिक अर्थ होता है अक्षमता एवं वाक, यानी कि डिस्फेसिया का शब्द का वाक एवं अक्षमता यानी कि बोलने संबंधी, जैसे कि हकलाना संबंधी विकार इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। यह एक भाषा विकार होता है और जिसमें डिस्फेसिया से संबंधित होता है। यह संप्रेषण कौशल यानी कि पढ़ते समय या फिर सामान्य बातचीत करते समय भी यह दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं होती है। तो प्रजातांत्रिक जो है नहीं होगा, प्रोजेक्ट विधि होगा, सहभागी विधि भी होगा, सामूहिक परिचर्चा भी होगा, लेकिन लेक्चर मेथड जो होता है वह नहीं होता है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। यह एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम लेक्चर देने लगते हैं तो यह बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, इसलिए यह वाला आंसर नहीं होगा। इसमें शिक्षण विधि में प्रजातांत्रिक, अगर हम शिक्षण कराते समय ही अगर हम लेक्चर देने लगते हैं तो छात्रों को खासतौर से नींद आने लगती है, इसलिए यह वाला व्याख्या हमारा गलत हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। 27वां नंबर का क्वेश्चन जो है, शैक्षिक उद्देश्य के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्नलिखित में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। तो कौन सा स्तर नहीं, तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव वर्ड ही पूछा गया है, यानी कि नहीं। लेकिन किसमें, ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष में तो विस्थापन हो जाएगा, अनुक्रिया हो जाएगा, आग्रहण हो जाएगा, या फिर ज्ञान हो जाएगा। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा, ये तीनों तो सही हो जाएंगे, लेकिन ये चौथा वाला जो है ज्ञान यानी कि नॉलेज, ये आप लोगों का सत्य हो जाता है, यानी कि डी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं होता है, परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, या फिर स्मृति स्तर, या फिर अवबोधन स्तर। तो इसमें जो शिक्षण का स्तर पूछा गया वह मोटिवेशनल लेवल नहीं होता है, क्योंकि हम मोटिवेशनल तो अपने आप से ही होते हैं। अगर हमारी इच्छा है पढ़ने की तभी हम पढ़ सकते हैं, बिना इच्छा के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हमें अंदर से मोटिवेशनल होना ज़रूरी है, बाय मोटिवेशनल से कुछ भी नहीं होता है। जब तक हमारे अंदर आग जैसी जुनून नहीं लगा होता है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और हमें शिक्षा भी नहीं मिल सकती है, और हम चाह कर भी वो कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे अंदर अपने आप ही उत्सुकता या फिर मोटिवेशन अपने अंदर से ना हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल राइट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा 29वें नंबर का, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश 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 के बीच की संगति होती है, यानी कि पूर्वावस्था, व्यवहार, या अनुक्रिया, या फिर पशु। तो इसका राइट आंसर क्या, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन के बीच की संगति होती है, तो किसके बीच की संगति होती है, ये हो जाता है अनुक्रिया यानी कि रिस्पांस के बीच की संगति होती है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है सीडीपी के क्लास का 30वें नंबर का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। तो 30वें नंबर का है हमारा, शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो किस में आधारित होती है, आगमन में, समस्या समाधान में, प्रश्नोत्तर में, या फिर निगमन में। तो शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांत किस में होता है, तो यह समस्या समाधान यानी कि
प्रॉब्लम सॉल्विंग में, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही ये सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ही आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा 2019 का जो है CDP वाला चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, लेकिन तब तक आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों के CDP में कितने मार्क्स आए हुए हैं। और आप लोग फटाफट से हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं अपने सुपर फास्ट स्पीड में और शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि दूसरा चैप्टर कौन सा हो जाता है, तो वह हो जाता है हिंदी का। हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है हिंदी का। अब चलिए हिंदी का शुरू करते हैं। मिट्टी का माधव होने का क्या अर्थ होता है, तो मिट्टी का माधव होने का अर्थ जो होता है वह समझदार होना होता है। कृष्ण की मूर्ति होता है, मिट्टी की मूर्ति होता है, इनमें से कुछ भी नहीं होता। मिट्टी का माधव का अर्थ हो जाता है यानी कि बहुत ही मूर्ख हो जाता है। कोई भी इंसान बहुत ही मूर्ख हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी का माधव, यानी कि काठ का, जैसे कि काठ का उल्लू हो जाता है और अक्ल का दुश्मन हो जाता है और खोपड़ी हो जाता है, इन सभी को कहा जाता है। लेकिन बहुत ही मूर्ख कहा जाता है मिट्टी का माधव को, हम बहुत ही मूर्ख कहते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तद्धित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तद्धित का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या हो जाएगा, तत् धन धित या तत्हित या तदहित या फिर तदहित क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाता है वह बी वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी तदहित ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन, कहाँ गया 33 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ये, उद्गिन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्गिन का जो संधि विच्छेद होता है वह उत धन विघ्न होता है, यानी कि एक तो ये व्यंजन होते हैं, तो ता था दा, तो दा कब आएगा, इसे 3 वर्ड माइनस कर देते हैं, वो शब्द उसमें होता है वो भी हलंत के सहित होता है, यानी कि उद्गिन का संधि विच्छेद उत धन विघ्न, यानी कि उत विघ्न हो जाएगा, यानी 33 का सी वाला बिल्कुल ही राइट जाता है। 34 नंबर का क्वेश्चन है हमारे, बीती बिभारी जागरी अंबरपन घट में डूबो रही उषा तारा घट उषा नागरी, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा या फिर उपमा अलंकार हो जाएगा या फिर रूपक अलंकार हो जाएगा। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूपक अलंकार, यानी कि बीती विभावरी जागरी अंबरपन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसकी तब बता रहा है, यानी कि सी वाला आंसर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए अंबर उपमेय हो जाएगा और पनघट उपमान हो जाएगा, तारा उपमेय हो जाएगा और घट उपमान हो जाएगा, उषा उपमेय हो जाएगा, नागरी उपमान हो जाएगा। इन सभी में क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार होता है। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधो नित बसती बहार बरसा की है में प्रयुक्त अलंकार कौन सा हो जाएगा, रूपक, यमक, श्लेष एवं उपमा। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधो नित बसती बहार बरसा की है। तो इसमें जो धाम धाम शब्द है ये 2 बार रिपीट हुआ है और 2 बार रिपीट होने से इसमें भी अर्थ अलग अलग प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी कि ये श्लेष वाला हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी डी वाला ही होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही प्रयुक्त होता है, बालिका, बेटा, लड़का एवं मुनि, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुनि लड़का में से क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह मुनि वाला हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ही आप लोगों का राइट आंसर होगा। ये बहुवचन में, एक वचन में जैसे सभी में प्रयोग किया जाता है, जैसे जल हो गया और प्राण हो गया, ये सभी एक वचन बहुवचन दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे ही मुनि भी प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तत्सम तथा तद्भव का सही युग्म कौन सा हो जाता है, तो इसका सही युग्म जो है करहाड़ का कड़ा, कुची का कोख, अष्ट का 8 और कथिपत का कथा, यह इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कुची का कोख, यानी कि सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, कड़ाह का कठा, कैथ का पित्त और 8 का अष्ट होता है,
चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निर्देश अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका अशुद्ध शब्द जो हो जाता है वह पहला वाला, यानी कि निज धन अच्छी जो हो जाता है वह पहला वाला ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अशुद्ध पूछा गया। और खरा जो होता है, अधशीरा जो होता है, उत्ग्रीवा जो होता है, ये तीनों ही बिल्कुल ही राइट लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में तत्पुरुष समास होता है। तो किस शब्द में, चलिए भैया देखते हैं। दौड़ धूप हो गया, पीताम्बर हो गया, मधुमक्खी हो गया एवं त्रिभुवन हो गया। तो इसमें जो हो जाएगा तत्पुरुष समास का आंसर हो जाएगा मधुमक्खी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। पीताम्बर और त्रिभुवन में कौन से समास हो जाते हैं। तो पीताम्बर जो होता है उसमें बहुव्रीहि हो जाते हैं और त्रिभुवन जो होता है द्विगु होता है, दौड़ धूप में दंत समास होते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सिर पर सवार होना। ये मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी कि ए यानी पीछे पड़ना। सिर पर सवार, लगातार ही हमारे सिर पर बैठे रहते हो, ऐसा हम लोग घरों में अपने बच्चों को या फिर दूसरे को कहते हैं। पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, यानी कि पीछे पड़ जाना, यानी कि सिर पर सवार होना पीछे पड़ना ही होता है। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक, इनमें से कौन सा हो जाएगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या हो जाएगा, निश्चय ही वह बहुत अच्छा लड़का है, मतलब कि कन्फर्म हो गया है, तो वह निश्चय ही हो जाएगा, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। कल हम इसके आगे का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए।